नमस्कार मित्रों। आज हम लोग भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नदी प्रणालियों के संदर्भ में पायरेटिंग स्ट्रीम का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से बी ऑप्शन सही है। एक नदी जिसने दूसरी नदी के मार्ग का अपहरण कर लिया है, उसे ही हम अपहरणकर्त्री नदी या अपहर्ता नदी कहते हैं, जबकि जिस नदी का अपहरण हुआ है उसे अपहरित नदी, पायरेटेड स्ट्रीम कहते हैं। नदी अपहरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो घाटी के विकास की तरुणावस्था में अधिक सक्रिय होती है, क्योंकि धाराएं सक्रिय रूप से शीर्ष अपरदन और घाटी के दीर्घीकरण में संलग्न होती है। सुदृढ़ एवं शक्तिशाली धाराएं दुर्बल एवं मंद धाराओं की ऊपरी मार्ग का अपहरण करती हैं। इस प्रकार के अपहरण के पश्चात प्रत्यक्त घाटी के खंड विंड गैप के रूप में जाने जाते हैं। सामान्यतः धारा अपहरण पहाड़ी क्षेत्रों में घटित होता है, जहां नदी अपरदन की क्षमता अधिक होती है, अतः ये प्रमुख रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में निर्मित होते हैं। जिस स्थान पर नदी दूसरे नदी को अपहरित करती है उस बिंदु को हम लोग एल्बो ऑफ कैप्चर कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भौगोलिक भू आकृतियों के संदर्भ में विंड गैप के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विंड गैप नदी अपहरण के पश्चात घाटी के प्रत्यक्त खंड होते हैं। बिल्कुल सही है। विंड गैप रेल एवं सड़क पुल के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल होते हैं। ये भी सही है। बोथ आर करेक्ट। गोखुर झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक यू आकार की झील होती है जिसका निर्माण नदी की मुख्य धारा से एक विस्तृत वक्री भाग के अलग हो जाने से होता है। यह नदी की वृद्धावस्था से संबंधित है। दोनों सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आर्द्र पर्णपाती वनों की विशेषता है या विशेषताएं हैं। तो इसमें दूसरा ही सही है। औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला प्रश्न है कि 16 वनों और घास भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। तो चौथा सही नहीं है। भारी काष्ठ कर्म के चलते इनका अत्यधिक व्यावसायिक महत्व है। ये नहीं सही है। पठार क्षेत्र के 16 वनों की का व्यावसायिक दृष्टि से कोई बड़ा महत्व नहीं है, क्योंकि ये धीमी गति से बढ़ने वाले वृक्ष हैं जो बहुत कम या बिना मूल्य वाली लकड़ी देते हैं और इनके परिपक्व होने में कम से कम 1 शताब्दी लगती है। तो ये चौथा विकल्प सही नहीं है। शेष विकल्प सही है। ये नीलगिरी की जलधाराओं की जल आपूर्ति के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 16 वनों में उगने वाले वनस्पति सदाबहार होते हैं। यहाँ मुख्य रूप से हिमालय की रोडोडेंड्रॉन प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश मलय प्रायद्वीप का भाग है। तो मलय प्रायद्वीप जो है का भाग म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। तो विकल्प बी सही है।
अगला हम लोग देखते हैं कि ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान के संदर्भ में गायर शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो गायर जो है इस सर्कुलेटिंग महासागरीय धाराओं की एक प्रणाली होती है, उसे ही हम गायर कहते हैं। तो 5 गायर जो है वैश्विक स्तर पर सक्रिय हैं, जिसमें से 2 अटलांटिक महासागर में नॉर्थ अटलांटिक गायर को आप देख रहे होंगे, दूसरा है साउथ अटलांटिक गायर। प्रशांत महासागर में 2 गायर सक्रिय हैं, में नॉर्थ पैसिफिक गायर, साउथ पैसिफिक गायर है। और हिंद महासागर में एक गायर सक्रिय है, इंडियन ओशियन गायर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि रेटिन या लियाना निम्नलिखित में से विश्व की किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाने वाली सामान्य प्रकार की वनस्पति है? तो यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है। अगला हम लोग देखते हैं कि प्राय सुर्खियों में रहने वाली गलवान नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? श्योक नदी की सहायक है। गलवान नदी चीन अधिकृत और उसके द्वारा प्रशासित अक्साई चीन क्षेत्र से भारत के संघ शासित प्रदेश लद्दाख की ओर प्रवाहित होती है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला की पूर्वी दिशा में अवस्थित समजुंगलिंग क्षेत्र के पूरब से उद्गमित होती है और पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हुए श्योक नदी में विलीन हो जाती है। अगला है कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली जिगजैग तकनीक संबंधित है। तो ये ईंट भट्ठों में ईंधन बचत प्रौद्योगिकी से संबंधित है। जिगजैग भट्ठों में ईंटों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि गर्म वायु जिगजैग या टेढ़े मेढ़े मार्ग से गुजर सके। इस जिगजैग वायु के मार्ग की लंबाई सीधी रेखा में वायु के प्रवाह की लंबाई से लगभग 3 गुना अधिक होती है। इससे फ्लू गैसों से ईंटों तक ऊष्मा स्थानांतरण अधिक बेहतर होता है, जो संपूर्ण परिचालन का अधिक दक्ष बनाता है। साथ ही वायु और ईंधन का बेहतर मिश्रण इसके पूर्ण दहन को संभव बनाता है, जिससे कोयले की खपत 20% तक कम हो जाती है और इससे जो है एयर पोल्यूशन को कम करने में भी मदद मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं कि ड्रमलिन, एस्कर, हिमोड निम्नलिखित में से भूआकृतियां किससे हैं? तो हिमानी भूआकृतियां हैं ये लोग। निम्नलिखित में कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सुदूरतम दक्षिण बिंदु है? केप अंगुल-हास अफ्रीका का सुदूरतम दक्षिण हिस्सा नाविकों द्वारा नामित भूतपूर्व द्रुतगामी मार्ग है, परंतु वर्तमान में यह क्षेत्र केप अंगुल-हास कहलाता है। यह क्षेत्र न केवल अफ्रीका का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, बल्कि यह अटलांटिक और हिंद महासागर की सीमा रेखा का प्रारंभिक बिंदु भी है। अगला प्रश्न है ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे सही है? यह महासागरों का वह क्षेत्र है जहां गहराई के साथ तापमान में तीव्रता से कमी होती है। बिल्कुल सही है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में संपूर्ण वर्ष मौजूद रहता है, लेकिन आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त में अनुपस्थित रहता है। तो इस प्रकार दोनों विकल्प सही है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक ऐसा संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल सीबेड क्षेत्र में खनिज संबंधी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सही है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यूएन क्लॉज के सभी पक्षकार आईएसए के सदस्य हैं। बिल्कुल दोनों सही है। कोरियालिस बल पवनों के क्षैतिज वेग के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही है। कोरियालिस बल पवनों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी होता है और इसका अधिकतम अनुभव विषुवत रेखा पर किया जाता है। बिल्कुल गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर केवल एक है। इस
जलवायु की विशेषता शीतकाल और ग्रीष्मकाल। वर्ष पर्यंत वर्षा होती है। क्षेत्र अस्थायी रूप से पछुआ पवनों के प्रभाव में होता है और संपूर्ण वर्ष चक्रवाती वर्षा होती है। जलवायु समानता महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर पाई जाती है। तो यह ब्रिटिश तुल्य जलवायु की विशेषता है।